हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी की थर्ड सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें अगेन 25 क्वेश्चंस पुट किए हैं मैंने। तो ये पार्ट 3 है, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। पहला सिंधी और नेपाली, दूसरा कोंकणी और मणिपुरी, तीसरा बोडो और संथाली, चौथा है आपका सांथली और कोंकणी, पाँचवा है आपका डोगरी और मैथिली। तो 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? जो ये आपको 1 से लेकर 5 तक दी गई हैं, तो ये 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इनमें से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी, यही वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 3 और 5, या ऑप्शन नंबर डी 4 और 5। तो दोस्तों बताइए, 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इनमें से कौन सी भाषाएं जो है शामिल की गई थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट है, 3 और 5। तो 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत आपकी 4 भाषाएं शामिल की गई थी 8वीं अनुसूची में, जिसमें बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, ये 4 भाषाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ऑप्शन नंबर ए बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में, ऑप्शन नंबर सी मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में, या ऑप्शन नंबर डी पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट है। आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र है ये कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से, या फ्रांस से? ये आपके डीपीएसपी की बात कर रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। तो ये बता रहा है, बोल रहा है कि कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी जो है ये राइट है, आयरलैंड से जो है ये ग्रहण किया गया है। और आयरलैंड में जो आयरलैंड का संविधान है उसमें ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, और अपने यहाँ जो ये नीति निर्देशक तत्व है ये 36 से लेके अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो है वर्णित है। ठीक है, भाग 4 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ए विधि के समक्ष समानता, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें बताइए कौन सी जो ऐसी स्वतंत्रता है जो विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसको विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त है अपने यहाँ मूल अधिकार में। ठीक है, नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, या डी 20 वर्ष? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल वो राइट है। ठीक है, 10 साल कम से कम उच्च न्यायालय में कार्य किया रहना चाहिए। नेक्स्ट है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष तथा 35 वर्ष। तो आप दोस्तों जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपकी उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, और राज्यसभा के चुनाव के लिए आपकी मिनिमम वर्ष 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। और 21 वर्ष जो है आपका, जो ये आप म्यूनसिपाल्टीज़ का चुनाव हो गया, नगर पंचायत का हो गया, ठीक है, तो इन सब का लड़ने के लिए आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट है,
भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख या 30 लाख? आप त्रिस्तरीय प्रणाली का मतलब समझ रहे हैं ना? 3 स्तरीय, टॉप पे हमारा जिला स्तर का, मिडिल में हमारा ब्लॉक स्तर का और लोवेस्ट पे हमारा ग्राम स्तर का। तो ये त्रिस्तरीय है। ये कितनी जनसंख्या होनी चाहिए जहाँ पे त्रिस्तरीय लागू होती है? 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली, नहीं तो 2 स्तरीय। अगर इससे कम जनसंख्या है उस एरिया में तो वहाँ पे 2 स्तरीय लागू होती हैं, सिर्फ जिला और ग्राम पंचायत, ठीक है। उसमें ब्लॉक का नहीं होता है, मिडिल का नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है आपका सही है। 20 लाख से ऊपर वाले राज्यों में ये त्रिस्तरीय प्रणाली जो है ये लागू होती है। नेक्स्ट है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। सेकंड, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। थर्ड, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। इनमें से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 3 एंड ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों आप जानते हैं इसमें पहला जो दिया गया है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। सेकंड है, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है, ये बिल्कुल सही है, सेकंड वाला भी, ठीक है। सारा काम मंत्रिपरिषद ही करती है राज्य में, ठीक है, जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो। और सारे कार्य जैसे हम संघ में देखते हैं तो राष्ट्रपति में निहित होती है कार्यकारी शक्ति, वैसे यहाँ पे राज्य में जो है कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड सही है। थर्ड जो दिया गया है, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। जितने भी निर्णय लिए जाएंगे कार्यकारी वो राज्यपाल के नाम पे लिए जाएंगे। और संघ में अगर संघ की बात की जाए, लोकसभा संसद की, तो वहाँ पे राष्ट्रपति के नाम पे वो लिए जाएंगे, ठीक है, कार्यकारी शक्ति। तो जितने भी कार्यकारी निर्णय राज्य के जो होंगे वो राज्यपाल के द्वारा लिए जाएंगे, और जो संघ या संसद आप कह लें वहाँ के जो निर्णय होंगे कार्यकारी वो राष्ट्रपति के नाम पे लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? ए राज्य विधानसभा, बी संसद, सी राष्ट्रपति या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों ये आप जानते ही हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे ये राइट है, राष्ट्रपति जो है वो हटा सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031 ईस्वी में, 2026 ईस्वी तक, 2021 ईस्वी तक या 2023 ईस्वी तक? तो हमारी जो सीटों का आवंटन है राज्यसभा का, तो ये आप जान लीजिए सबसे पहले, तो ये अनुसूची नंबर 4 में है इसका वर्णन। राज्यसभा की सीटों का आवंटन ये अनुसूची नंबर 4 के अंतर्गत होता है, और इसके लिए जो हमने आधार माना है वो 1971 की जनगणना को माना है। और ये कब तक लागू रहेगा हमारा? तो ये 2026 तक जो है लागू रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। पहला सिख, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन, चौथा फारसी। इसमें इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 1 और 4 को, बी 1, 2 और 4 को, सी 2, 3 और 4 को या डी सभी को, 1, 2, 3, 4 सभी को। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट होगा। इन सभी को जो है अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है? ए लघुकरण, बी परिहार, सी स्थगितकरण, डी प्रविलंबन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है
सही है। लघुकरण के अकॉर्डिंग जो है ये प्रकृति को बदल दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि 10 साल की कठोर सज़ा दी गई है तो उसको 5 साल की साधारण सज़ा में जो है कन्वर्ट कर सकता है राष्ट्रपति। और ये क्षमादान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है राष्ट्रपति का? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति क्षमादान देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, अभी आपको बताया। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ और कार्य। तो इसमें बताना है कि कौन सा मिलान सही है, सही नहीं है, नहीं, इसमें बताना है इसमें कौन सा मिलान सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4, या डी उपरोक्त सभी। तो इसमें पहला देखेंगे आपका अनुच्छेद 72 जो है ये राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद नंबर 2 143 ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट को के सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं, इसमें राष्ट्रपति को जो है वो सलाह देगा जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और राष्ट्रपति की तरफ से राष्ट्रपति या तो जा सकता है, डायरेक्ट सलाह मांग सकता है, या महान्यायवादी को भी भेज सकता है सलाह मांगने के लिए, ठीक है, अपनी तरफ से प्रतिनिधि बना के। अनुच्छेद 360 ये भी सही है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 148 से 151 जो है आपका ये गलत है, ये अटॉर्नी जनरल ना होके इसमें जो है आपका भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो है इसमें आते हैं, ठीक है। 148 से 151 में इसमें अटॉर्नी जनरल जो है ये नहीं आता, इसमें आपका जो है ये कैग आता है, ठीक है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो इसमें 1, 2 और 3 सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? पहला, यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है। सेकंड, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है। यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया गया जाता है। चौथा है, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है तो या उसे रोक दिया गया है। तो इसमें आप पहला देख रहे हैं कि राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है तो वो सदस्य के रूप में अयोग्यता के आधार पर है, वो अयोग्य है। अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है दूसरे में तो ये भी अयोग्य है। तीसरा, अगर 10वीं अनुसूची में क्या है आपका दल बदल कानून है, अगर वो दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है तो भी वो अयोग्य है। तो ये इसमें चौथा जो है ये आपका सही है, ये अयोग्यता के आधार पर जो है ये नहीं है, मतलब इसको आधार नहीं माना जा सकता कि इस आधार पे अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है केवल 4 ये सही है, ठीक है। अच्छा जी, ये संसद सदस्य होते हैं, इनकी अयोग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये आप जान लें कि आर्टिकल 102 में जो है इनकी अयोग्यता का वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 102 में इनकी संसद के सदस्यों की अयोग्यता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी है असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो ये पूछ रहा है कि 6ठी अनुसूची के अंतर्गत कौन से 4 राज्य आते हैं जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है ये राइट है। एक्चुअली 5वीं अनुसूची में जो है इन चारों राज्यों को छोड़कर बाकी सारे राज्य जो है जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है, लेकिन अनुसूची 5 में इन 4 राज्यों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो ये इनके लिए एक स्पेशल अनुसूची बनाई गई है जिसको 6ठी अनुसूची कहते हैं, ठीक है। तो 6ठी अनुसूची में इन 4 राज्यों को जो है रखा गया है अलग से, ठीक है। बाकी सारे राज्य जिनमें अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र हैं वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है?
पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट होगा। पहली अनुसूची जो है उसमें भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो ये जो भी राज्य बनाने से संबंधित हुआ या भारत संघ से संबंधित हुआ, ये पहली अनुसूची में ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार या रिट न्यायाधिकार। मतलब जो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होता है उस पर सुप्रीम कोर्ट किस न्यायाधिकार के तहत जो है निर्णय लेता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये सही है। ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो वास्तविक न्यायाधिकार के अंतर्गत इनके जो विवादों को सुलझाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। तो किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव जो कहलाता है वो स्थगन प्रस्ताव आपका कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? ए सामान्य विधेयक, बी निजी सदस्य का विधेयक, सी वित्त विधेयक या डी संविधान संशोधन विधेयक। तो इसमें जो हैं ये सारे जो है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी जो है ये दोनों में पेश किया जा सकता है लोकसभा राज्यसभा में। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वित्त विधेयक, ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है। आप जानते हैं कि धन विधेयक भी जो है वो वित्त विधेयक के अंदर में आता है। सभी वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं होते, लेकिन सभी धन विधेयक जो होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं। तो ये आप मान लीजिए। ठीक है। तो वित्त विधेयक जो है ये इसकी परिभाषा जो वित्त विधेयक में जो धन विधेयक आता है इसको परिभाषित किया है अनुच्छेद 110 में। ठीक है। और अनुच्छेद 109 में इसकी प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है। तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को जो है परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 109 के अंतर्गत इसकी प्रक्रिया बताई गई है। और धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक को धन विधेयक कौन करता है? हमने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसको अधिकार है वो किसी भी वित्त विधेयक को जो है धन विधेयक लिख के उस पर साइन करके उसको धन विधेयक बना सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कौन कानून बनाता है? लोकसभा, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो निम्न में से कौन संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाता है? तो इसमें क्लियर ही दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, संसद की कुल सदस्य संख्या का 15%, कोई प्रतिबंध नहीं। तो संघीय मंत्रिपरिषद जो है इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% जो है वो होगा मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी। ठीक है। और टोटल लोकसभा में जितने सदस्य हैं उनका 15% जो है वो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? जब भारत अपना स्वतंत्र हुआ था तो जो उसकी प्रथम मंत्रिपरिषद बनी थी उसमें प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे पहली मंत्रिपरिषद में? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका जो है 36 ये बिल्कुल राइट है। ठीक है। 36 लोग जो थे वो पहली मंत्रिपरिषद में थे
ठीक है, विद प्राइम मिनिस्टर, अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? कोरम बोलते हैं ना, गणपूर्ति अनुच्छेद 100 में है, ठीक है। तो गणपूर्ति क्या होनी चाहिए लोकसभा आयोजित करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है, 1/10 होनी चाहिए, ठीक है। और जब तक गणपूर्ति नहीं होगी तो ये लोकसभा अध्यक्ष को जो है ये अधिकार है कि वो जब तक चाहे तब तक जो है लोकसभा की बैठक को जो है स्थगित कर सकता है, ठीक है। जब तक गणपूर्ति नहीं पूरी होगी तब तक वो जब तक चाहे तब तक स्थगित कर सकता है, जब तक कि ये पूरा कोरम जो है 1/10 का ये पूरा नहीं होगा तब तक वो किसी भी बैठक को अनुमति नहीं देगा। वो जब तक जितनी भी अवधि तक चाहे वो उसको स्थगित कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ये होगा किसी विशेष दिन। तो किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 15, 20, 25 या कोई सीमा नहीं है। तो विशेष दिन पे जो तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो 20 होंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट है। मैक्सिमम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जा सकते। मैक्सिमम जो है विशेष दिन अगर मिलता है तो उसमें मैक्सिमम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, वह भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से, ये सांसद होगा दोस्तों, एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी बीपी सिंह। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके 25 क्वेश्चन पूरे हुए और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कुछ पीसीएस में आए हुए हैं, यूपीएसआई में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको प्रीवियस ईयर का ही करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जो मुझे लगता है तो मैं अपनी तरफ से भी बना के रखता हूँ इसमें, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए जितना हो सके। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बस आपके सहयोग की थोड़ा सा और ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।